Hello everyone. In this session, we are going to cover CSAT reasoning and we are going to cover previous year questions of CSAT. And let's see what kind of questions we can get. Okay. So, the first question is saying seven books, मतलब सात बुक PQRSTUV, ये बुक्स की बात हो रही है और ये साइड बाय साइड रखी हुई है. सो P रखा हुआ है, Q रखा हुआ है, R रखा हुआ है, S है, T है, U है और V है. आर क्यू और टी का ब्लू कवर है. ठीक है, तो आर का ब्लू कवर है, क्यू का ब्लू कवर है और टी का भी ब्लू कवर है और बाकी सबका रेड कवर है. तो सबको रेड दे देते हैं, सबका रेड कवर है. ठीक है, एस और यू जो है वो न्यू बुक्स है. तो एस जो है वो अपनी न्यू बुक है, यू भी अपनी न्यू बुक है, बाकी सारी ओल्ड बुक्स है. ठीक है, ठीक है. P R S are law reports. So P is law report. R is also a law report. S is also a law report, and the rest are gadgets. So this is gadget, gadget, gadget. The books, old books, the books of old gazetteers with blue covers. ठीक है. So first of all, blue covers की बात हो रहा है तो मैं इसको 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 और इसको तो काट देता हूँ. ठीक है. उसके बाद मुझे न्यू भी नहीं चाहिए तो मैं न्यू भी हटा देता हूँ. ठीक है. मुझे लॉ भी नहीं चाहिए तो मैं लॉ भी हटा देता हूँ. ठीक है. अब मेरे पास कौन कौन सी बुक्स बची? मेरे पास बची क्यू जो ओल्ड बुक है, गेजेटियर है एंड क्यू है. ठीक. यहाँ पे भी ओल्ड, ब्लू एंड गेजेटियर एंड दैट इज टी. सो आंसर इज गोइंग टू बी क्यू एंड टी. दैट्स इट. Fairly easy question. Just write it down and you are going to get the answer. Now, the question is saying replace an incorrect term. Okay. जनरली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बोला जाता है ये पता करो कि इनकरेक्ट टर्म कौन सा है. इसमें बोल रहा है रिप्लेस इनकरेक्ट टर्म और इसमें ये भी नहीं पता है कि इनकरेक्ट टर्म कौन सा है और हमको सही वैल्यू निकालनी है उस इनकरेक्ट टर्म. ठीक है. अब यहाँ पे बोल रहा है ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑड टर्म्स, दैट इज 3 7 13 21 31 43 43. Okay, now I got 2 4 10 21. I'm sorry, 10. After that, I got 18. Then I got 28. Then I got 40. Okay. अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 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 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए. तो मतलब 2 की जगह 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब विच शुड बी, सो इनकरेक्ट टर्म जो है वो कौन सा है? 2. मुझे इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 0 से. सो आंसर सीधे सीधे आ गया ऑप्शन ए. क्योंकि पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है. अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो हम पैटर्न भी फिगर आउट कर सकते हैं. यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस है 10 का और यहाँ पे डिफरेंस है 12 का. यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, यहाँ डिफरेंस है 8 का, यहाँ डिफरेंस है 10 का, यहाँ डिफरेंस है 12 का. सो बेसिकली अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस बनाने के लिए मुझे 4 माइनस 4 करना पड़ेगा. तो ये पहला वाला टर्म 0 होना चाहिए. सो इस क्वेश्चन को अप्रोच हम ऐसे करेंगे. लेकिन ये वाला जो अप्रोच है ये थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं सीधे डिफरेंस देख के ही डायरेक्टली अपना सही आंसर निकाल सकता हूँ. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. फॉलोइंग मैट्रिक्स है. अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमको मिसिंग नंबर चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए. ठीक है. बी सी ए बी सी, तो सी ए बी होना चाहिए. मतलब ए बी सी सब में ही आ रहा है तो यहाँ पे बी तो होना चाहिए. तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो चला गया. ठीक. अब यहाँ पे देखते हैं. 7 और 10 इसका डिफरेंस है 3. 3 और 6 इसका डिफरेंस है 6. 10 और 13 तो इसका डिफरेंस होना चाहिए 3. सो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज गोइंग टू बी 3B. ठीक. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पे 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेस हैं. ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा. अब यहाँ पे पैटर्न बनाना है. तो 8 है, 4 है, 6 है, 15 है, 52.5 है,
और उसके बाद 236.5 है। सो बेसिकली जब भी यहाँ पे डिफरेंस सडनली एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंसेस का नहीं है, ये है प्रोडक्ट का। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे अपना वैल्यू एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है। 8 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिलेगा। 4 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिलेगा। 6 को मैं अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 15 मिलेगा। 15 को मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 52.5 मिलेगा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मुझे सी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए। पहला नंबर है 5। 5 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2.5, हाफ, दैट इज माई ए। उसके बाद मैं 2.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 3.75। या फिर अगर आप कहीं कंफ्यूज्ड हैं थोड़ा सा तो आप उसको 3 भी लेकर चल सकते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सो 3.75। अगला नंबर मैं क्या करूंगा? 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। इस नंबर को मैं 4 ही मान लेता हूँ। अगर इस नंबर को मैं 4 मान लूं, 4 इंटू 2.5 वैल्यू आएगी 10, या 4 इंटू 2 वैल्यू आएगी 8। नंबर 8 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो 8 से बहुत बड़ा नंबर है। तो डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंक एम्प्लॉय है, ठीक है, 10 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, ही इज गोइंग 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, एंड टर्न टू हर लेफ्ट। तो साउथ की तरफ गया, कितना? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी अपने पास डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं हमेशा ध्यान रखना होता है कि राइट लेफ्ट क्या है। लेफ्ट यहाँ पे बनेगा ये, और वो लेफ्ट लेके 20 किलोमीटर चली गई, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट ऊपर की तरफ बनेगा, और लेफ्ट लेके कितना जा रही है? 40 किलोमीटर। तो 40 का मतलब पहले तो यहां से यहां 10 किलोमीटर कवर किया होगा, और यहां से यहां 30 किलोमीटर और, ओके। देन शी टर्न्स टू हर राइट। राइट का मतलब यहां चली गई, और ये चली केवल 5। उसके बाद इसने वापस से राइट टर्न लिया और 30 किलोमीटर चली। तो राइट लिया और यहाँ पे आ गई, कितना? 30 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 30 ऊपर गई थी, 30 नीचे भी आ गई, मतलब एग्जैक्टली इस लाइन पे लाई करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। ये तो घर था, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ वो तो 20 है, क्योंकि ये 20 है। यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो 5 होगा, क्योंकि ये तो 5 है। तो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 25। दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक औरत है, वो शी रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब वो 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ दौड़ी, ठीक है, और 6 किलोमीटर साउथ, ठीक है। तो इसका मतलब 12 ऊपर गई, 12 यहाँ कहीं गई, और उसके बाद 6 नीचे आ गई, तो ये 6 हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से तो 6 किलोमीटर ही ऊपर है, ठीक है। उसके बाद 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, मतलब यहाँ चली गई 8 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे कि डायरेक्शन क्या है। सो यहाँ से यहाँ का जो डायरेक्शन है ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 8 है। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे ये लेंथ सीधे सीधे आ जाएगी 10। और ये 10 किस डायरेक्शन में आएगी? ये अपना हो गया क्या कहते हैं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, सो बेसिकली ये हो गया अपना ईस्ट, ये हो गया अपना वेस्ट, ये हो गया अपना नॉर्थ, और ये अपना हो गया साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कहाँ पे, यहाँ पे ये पूछ रहा है एंगल क्या है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब ये और ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि अगर ये 8 है और ये भी 8 है, ये दोनों डिस्टेंसेस 8 है, तो इसका मतलब एंगल जो होगा, ये जो होगा, ये 45 डिग्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे यहाँ पे 8 चला दूं और यहाँ पे 6 चला दूं, तो इसका मतलब जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से थोड़ा सा कम होना चाहिए। सो इसका मतलब एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो आंसर इसका जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी।
अगर ये वाली ये 6 है, ये 8 है, अगर यहीं पे मैं वैल्यूज को उल्टा कर दूं, मतलब ये वाली वैल्यू अपनी 6 है और ये वाली वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो अपना 45 डिग्री से ज्यादा बनेगा उस केस में। सो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ जो है वो एक क्लब जाता है हर 5वें दिन, ठीक। हर्ष जो जाता है वो हर 24th डे जाता है, ठीक है। सुमित जाता है वो हर 9th डे जाता है, ठीक है। तीनों लोग संडे को मिले, अब किस दिन मिलेंगे उसके बाद, ठीक है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि हर 5वें दिन गया, हर 10वें दिन गया, हर 12वें दिन गया, तो उनका जो कॉमन मीटिंग डे होगा वो क्या होगा, या फिर एक घंटी है वो एक लाइट है वो हर 3 मिनट में जल रही है, दूसरी लाइट हर 5 मिनट में जल रही है, तीसरी लाइट हर 8 मिनट में जल रही है, तो वो सारी लाइट एक साथ कितनी देर बाद जलेंगी। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, 5 का, 24 का और 9 का। अब बेसिकली 5 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहले मैं 5 और 9 उठा रहा हूं, या फिर मैं 5 और 24 ही उठा लेता हूँ। 5 और 24 में कॉमन क्या है, 5 और 24 में कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है। सो 5 और 24 में कॉमन कुछ नहीं है, तो 5 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो सीधे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 आएगा, ठीक है। अब 120 और 9 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो मैं 3 बाहर लिख लेता हूँ, ये आ गया 40 और 3। अब 40 और 3 में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 40 × 3 प्लस जो 3 हमने बाहर लिया था वो, सो अपना एलसीएम आएगा वो आएगा 360, ठीक। सो अपना जो है वो 360 दिन के बाद मिलेंगे। अब हमें क्या चाहिए, साथ में हमें निकालना है किस दिन मिलेंगे। अब ये हमें पता है कि हर 7वें दिन सेम डे होता है, तो 360 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। सो हमारा जो काम है इसमें वो 360 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, वैल्यू कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 5 जा 35, बचा एक 10, 7 1 जा 1, सो 51 वीक्स आया, क्योंकि 7 के मल्टीपल में जाएंगे तो ये तो वीक हो गए, बचा कितना 3, सो 3 डेज पड़ा। सो हमें 3 दिन आगे जाना है, संडे से 3 दिन आगे क्या मिलेगा, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, सिंपल सा है। एंड विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस सेशन, and if anyone has any doubt just drop a question in the comment box, I'll take your doubts, and we'll be happy to hear from you. Thank you.